हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं उसको सीखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेज को हमने बोर्ड पे लिखा है और इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इनका वॉइस कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, एक्टिव सेंटेंस लिखा है दे रीड द रामायण, दे रीड द रामायण। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये किस टेंस में है। किसी भी सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका टेंस क्या है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि इसका टेंस क्या है। ये लिखा हुआ दे रीड द रामायण। देखिए, दे रीड द रामायण किस टेंस में है। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है सबसे पहले। उसके पश्चात ये मेन वर्ब लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब लिखा हुआ। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये देखिए, READ। वैसे देखा जाए रीड आपका फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता। किसी भी केस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं होगा। फर्स्ट और सेकेंड हो सकता है अगर आप, लेकिन सेकेंड फॉर्म में READ यानी कि रीड को जब सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं तो रेड पढ़ते हैं। किसको क्या पढ़ते हैं? रेड। अगर आप सेकेंड फॉर्म में READ रीड को लिखते हैं तो इसको थर्ड फॉर्म, तो इसको रेड पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता। तो अगर इसको हम पढ़ते हैं दे रीड द रामायण, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि रीड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको हम रेड पढ़ते हैं। अब पढ़ना आपके ऊपर है, यानी कि इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी कह सकते हैं। ये दोनों टेंस में बन सकता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है ये, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। ये आपका जो सेंटेंस है दे रीड द रामायण, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है। पास्ट इंडेफिनिट में इसको दे रेड द रामायण पढ़ते हैं। चलिए हम मानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा टेंस क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस MB1 या MB5, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब ये आपका दे रीड द रामायण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट आपका दे है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है, द रामायण ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ये सबसे पहले देखिए, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये जो द रामायण है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आता, यानी कि एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर पाते हैं, तो ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा आपको, बस थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। दे रीड द रामायण लिखा हुआ है, वह रामायण पढ़ते हैं। इसका पैसिव वॉइस जो आपका ऑब्जेक्ट है द रामायण। ये कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट द रामायण ही है? देखिए, रीड मीन्स पढ़ना। क्रिया में प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ते हैं? दे रीड द रामायण, वे रामायण पढ़ते हैं। वे क्या पढ़ते हैं? तो उत्तर मिलेगा द रामायण। तो द रामायण आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट यदि आई है तो एम का प्रयोग होगा। अब द रामायण
सिंगुलर है इसलिए इज लिखेंगे, इसलिए हम इज लिखेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा। तो द रामायण इज, अब देखिए रीड का थर्ड फॉर्म यही होगा, रेड। पढ़ेंगे रेड, लिखेंगे वही READ, द रामायण इज रेड। अब आपका सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट यहां पे क्या है, दे। तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट आपका दे है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दे का जो दे सब्जेक्टिव फॉर्म है और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। तो ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई लिखते हैं, बाई देम। द रामायण इज रेड बाई देम, फुल स्टॉप। ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही राइट्स एन एसे। यहां पे देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का यस या यस फॉर्म लिखा हुआ है, 100% कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। INS से एक निबंध, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। INS से आपका ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे INS से, क्या लिखेंगे, INS से। INS से सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, INS से इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, राइट, रोट, रिटन। INS से इज रिटन बाई। ही यहां पे सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। अगला सेंटेंस है व्हाई डज मोहन नॉट ईट अ बनाना। यहां पे व्हाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, मोहन सब्जेक्ट है, ईट आपका मेन वर्ब है, आ बनाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग हुआ हो तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, इसको सबसे पहले लिखिए, इसको आप सबसे पहले लिखिए। उसके पश्चात हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, ये कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए आप देखिए जो आपका एक्टिव वॉइस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है, आ बनाना। आ बनाना मीन्स एक केला, या बनाना आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इज का, व्हाई इज। उसके पश्चात आप लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, व्हाई इज आ बनाना। उसके पश्चात ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, नॉट भी आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिखते हैं, व्हाई इज अ बनाना नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईट, एट, ईटन। तो व्हाई इज अ बनाना नॉट ईटन बाई। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन को ऑब्जेक्ट के रूप में मोहन ही लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु आपका क्वेश्चन वर्ड है, राइट्स आपका मेन वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब दिक्कत फंस रही है यहां पे कि सब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका हु ही है जो कि क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है, या क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। ठीक है। हु राइट्स अ लेटर, एक पत्र कौन लिखता है, तो हु को जब हम बदलते हैं तो बाई हुम लिखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हु शब्द आया है तो उसको पैसिव वॉइस में लिखते समय बाई हुम लिखेंगे। बाई हुम, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया बाई हुम, हुम के पहले हम बाई लगाएंगे। हुम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट पहले बाई, बाई हुम। उसके पश्चात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज, एम, आर का प्रयोग होगा। आ लेटर सिंगुलर है तो इज, बाई हुम इज अ लेटर, बाई हुम इज अ लेटर। उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है डज ही प्ले फुटबॉल,
ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? आप देखिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज, मैंने बताया जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू या डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल। अब देखिए अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। फुटबॉल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फुटबॉल सिंगुलर है तो इज आएगा, यानी कि इज सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इज सबसे पहले। उसके पश्चात जो आपका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट इज फुटबॉल। उसके पश्चात वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके पश्चात बाय हिम। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। चीजों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि वॉइस हम नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी बहुत कठिन है, तो ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी सरल है, अंग्रेजी जो है कठिन नहीं है, सरल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।